सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आता है, सुन लो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। इज दैट क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग। सो फार हमने बात की थी, वायर की बात की थी। वायर के अंदर हमें पता है कि चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। अगर नॉर्मल एक हमारे पास मेटालिक वायर है तो उसके अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो खुद इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमें पता है कि इन शॉर्ट द चार्जेस वर मूविंग इनसाइड द मेटल एंड दैट, उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगी थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अग्रीड? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं, अब हम लोग और छोटे लेवल पे जा रहे हैं। एक बात याद रखना कि जब आपका चार्ज मूव करेगा तभी उस पर फोर्स लगेगी, वरना नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इट इज इंपेरेटिव दैट द चार्ज मस्ट मूव। इफ द चार्ज इज स्टेशनरी देयर विल बी जीरो फोर्स। ठीक है? अब आप पहले जो है, पहले ये आप कॉपी कर लो, ये आप कॉपी कर लो। अब चलो सुनो, आई एक्सप्लेन्ड इट, उमर, I explained it on the board right now and now I will demonstrate it over here as well. ज़रा सपोज करो, मेरे पास कहने का मकसद ये था कि भाई एक मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, राइट? इनटू द पेज है मेरे पास, और सपोज करो कि इसके अंदर मैंने उठाकर एक जो है वो भी प्लेस कर दिया है, एक वायर प्लेस की है। लेट दिस बी द वायर। ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, इसको मैंने इसमें प्लेस किया है। इस वायर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अग्रीड है? इस तरफ सपोज करो मैंने मार्क किया है कि भाई ये एक्स वाई वायर है, तो ये वाई एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है इसमें करंट। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट दिस बी द इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड पे जा रहा होगा, ये भी इस साइड पे जा रहा होगा, ये भी इस साइड पे जा रहा होगा, ये भी इस साइड पे जा रहा होगा। अग्रीड? फिर हमने इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो भाई करंट की डायरेक्शन तो हमारे पास ये वाली थी। अग्रीड? ये थी करंट की डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर जो होगी आपकी इनटू द स्क्रीन पॉइंट करेगी या इनटू द पेपर पॉइंट करेगी, और आपके पास जो है जो मिडिल फिंगर होगी इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट द थंब विल ऑटोमेटिकली पॉइंट डाउनवर्ड। ऐसे ही होगा। अब मैंने ये कहा कि भाई इन सब पर जो फोर्स लग रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगेगी, इस पे इस तरफ लगेगी, इस पर इस तरफ लगेगी, इस पे इस तरफ लगेगी। अगर इन सब फोर्सेस को मैं सम अप कर लूं, लेट दिस बी F1, लेट दिस बी F2, लेट दिस बी F3, लेट दिस बी F4, अगर इन सब फोर्सेस को मैं सम अप करूं तो दिस वुड बी द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द वायर इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? अब आप एक काम करो, ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको जरा रीड कर लो। ये वही बात लिखी है लेकिन इंग्लिश में लिखी है। जस्ट रीड इट। फाइनली आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन कैन वी से दैट बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मतलब मेरे पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सपोज करें एक बीम जा रही है जिसमें कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल्स जाते वो सीधा दीवार पे जाके हिट कर रहे हैं, क्या वो एक तरह से करंट ही उसको कह सकते हैं? सिर्फ मेटल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चार्ज पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज भी आ सकते हैं, पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो है? कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात अब आपको अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा सुनो। अब हम जो है आइसोलेशन में काम करेंगे। आइसोलेशन का मतलब यह है कि रादर देन वर्किंग ऑन अ वायर, now we will extract out the charge carrier from this diagram। इस चार्ज कैरियर को, या सपोज करो अभी इधर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने अकेला रखा, सही है? अब ये मेरे पास अकेला मूव कर रहा है। जब ये अकेला मूव कर रहा है, अभी तो अकेला मूव कर रहा है, और जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस पर क्या असरात होंगे, अब हम उस पर जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज कैरियर है, लेट दिस बी एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, सही है? ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इस तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? ये इस तरफ जा रहा है। एंड सपोज करो कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इज दैट क्लियर? अब मुझे आप बताओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कि इस पे फोर्स किस तरफ आ रही होगी? इस पे अगर आप लगाओगे, सुनो कैसे लगाओगे, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर को नीचे करोगे, लेकिन आपके पास जो मिडिल फिंगर होगी वो लेफ्ट साइड पे एम करेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट, करंट लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो आपके पास जो फोर्स आ रही होगी आउट ऑफ द पेज आ रही होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? समझ गए? अगर आपको यह बात समझ में आ गई, एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे जाएंगे तो याद करो कि करंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर करंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो यह भी याद कर लो कि ऑल दी रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, कोई भी रूल हो, दे आर ऑल डिजाइंड विद कन्वेंशनल करंट फ्लो। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, दरवाजे की तरफ जा रहा है, तो करंट मेरी तरफ आ रहा होगा। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सही है। अच्छा, अब फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इसका फोर्स का, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स है, बी केयरफुल, फोर्स ऑन चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर है। पहले तो आप ये फॉर्मूला कॉपी कर लो और फिर ये भी लिख लो। जरा इधर देखो, The F stands for the magnetic force. Be careful, इसके साथ आप चाहो तो M भी लगा दो ताकि आपको याद रहे, ठीक है? इक्वेशंस बैलेंस करने में आसानी होगी। और दिस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर 1, जो हमारे पास चीज़ है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, सही है? और फिर हमारे पास जो उस चार्ज कैरियर का चार्ज हो उस पर डिपेंड करेगा। V stands for the velocity, जिस स्पीड में उस फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा। और साइन थीटा ये है कि ये वो वाला एंगल होगा जो वेलोसिटी बनाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? फिलहाल इसको कॉपी कर लिया। अब आप इसके नीचे ये भी लिख दो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज। लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये चीजें आपके पेपर में भी लिखनी पड़ती हैं कभी कभार। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ व्हाटएवर एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.60 मिली टेस्ला एट राइट एंगल्स टू द फील्ड, यानी 90 डिग्रीज पे एंटर हुआ है, ठीक है? तो मसला ही नहीं है, साइन 90 1 के बराबर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स देन ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर, हमारे पास जिसमें जो डायामीटर गिवन है वो हमारे पास ये वाला गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। बी केयरफुल, मीटर्स में नहीं है। योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ओवर एम, यानी ई ओवर एम हमें निकालना है फॉर द इलेक्ट्रॉन, एंड फ्रॉम दिस योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब जरा सुनो, बात यह है कि इतने सारे फॉर्मूलाज याद करना बहुत मुश्किल है। इज दैट क्लियर? तो आपको बस इतना बता दूं कि इतना मैं बता दूं कि आपके पास सिंस इसके अंदर सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है, आप चुपचाप जो है ना, रादर देन कि आप मेमोराइज करो इस फॉर्मूला को, आप डिराइव कर लिया करो पेपर के अंदर। आपके पास डिराइव करना कितनी देर लगती है कि भाई आप इसको लिखोगे, इनफैक्ट आपको शायद मार्क्स ज़्यादा भी मिलेंगे। एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, लिख सकते हैं इसको, एफ सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस क्यू की जगह पे मैं ई डाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो फाइनली हमारे पास जो है, अगर मैं इसको मैं पूरे को बनाऊं तो मेरे पास ये बन जाएगा ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसमें सिंपल जो है सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ई ओवर एम इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁶। फिर मेरे पास जो b है वो मिली टेस्लाज में गिवन है, विच इज 0.6 इंटू 10⁻⁻3। और मेरे पास जो रेडियस है, रेडियस के लिए मैं इसका आधा कर सकता हूं इसको, यानी ये हो जाएगा
7.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं उसको डायरेक्टली. इज दैट क्लियर? तो चार्ज टू मास रेशियो इसका कितना आ रहा है, निकालो. कितना आ रहा है ये? 1.7 इंटू 10⁻11. ये आपका रेशियो आ रहा है, सबके पास यही आ रहा है. ठीक है, ये हमारे पास आ गया चार्ज टू मास रेशियो. ठीक है, अब ये इट डज इवन इट मेक्स सेंस, क्योंकि हमें पता है कि इसका चार्ज ज़्यादा है. हमारे पास ये टेक्निकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज तो ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू दी मैस. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मैस ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, सो दिस रेशियो इज़ वेरी लार्ज. इज दैट क्लियर? यहां तक तो पहुंच गए. अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E/m फॉर द इलेक्ट्रॉन, एंड फ्रॉम दिस योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो बहुत सिंपल है, आप इसको ये कर सकते हो कि इसको m को इधर सब्जेक्ट बना लो और इसको कर दो E/1.7 इंटू 10⁻11. E की जगह पर एक चार्ज डाल दो इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है. तो डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻11 कर दो, आंसर आ जाएगा. 3.4 multiplied by 10 raised to the power -31. कितना? 9.4 sir. 9 पॉइंट 4 इंटू 10 raised to the power -31. -31. एंड इट मेक्स सेंस. इतना ही मास तकरीबन होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का. सही है, वैसे 9.11 होता है, लेकिन हमारे पास अभी 9.4 आ रहा है. दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया? आगे चलें. ओके गाइस, आई नीड योर अटेंशन. 2 मिनट मेरी तरफ देख लो, बल्कि इस बोर्ड की तरफ देख लो. दिस इज एन एग्जाम्पल of a setup that depicts a velocity selector. Now what does a velocity selector do? The idea is that कि इसके अंदर, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ बीटा पार्टिकल एमिशन हो रही है. सपोज करो कि मेरे पास इधर एक सोर्स रखी हुई है बीटा पार्टिकल की. हमें पता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन AS लेवल से याद करो कि अगर मेरे पास इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है या बीटा एमिशन हो रही है, तो उनकी रेंज ऑफ स्पीड्स होगी. अब सपोज करो कि मुझे चाहिए कोई खास स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सही है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स मेरे किसी काम के नहीं है, जिनकी स्पीड वो नहीं है, ज़्यादा तेज़ हो या स्लो हो, मुझे वो नहीं चाहिए. अब बेसिकली आपके पास इस वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं. इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास एक 90 डिग्रीज पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. अब होगा क्या इस पर्टिकुलर सेटअप में, अगर फर्स्ट करो कि मेरी टारगेट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है. सही है, अगर एक स्पीड है सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड, मैंने बल्कि 1000 मीटर पर सेकंड है. सही है, एक स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड, मुझे वही चाहिए. अगर आपके पास 102 आ रही है या 110 आ रही है, वो या तो वो इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा या वो इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा. इज दैट क्लियर? वो कभी भी इसमें से पास आउट नहीं हो सकता. समझ गए? लेकिन जो मतलब एक तरह से समझ लो कि भाई दिस इज एक्टिंग लाइक अ प्योर फिल्टर, कि भाई मेरे पास अगर ये खास स्पीड वाली चीजें आएंगी तो वही पास हो सकती है. इज दैट क्लियर? अब वो कैसे हमें करना है, उसके लिए जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो. याद करो कि आपके पास जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स का चैप्टर कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज एक्चुअली Fe/Q था या नहीं था? फोर्स इलेक्ट्रिक ओवर चार्ज था या नहीं था? था. तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि Fe को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, फोर्स को सब्जेक्ट बना दिया, फोर्स इलेक्ट्रिक को, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. ये हो गया. यहां तो पहुंच गए. लेकिन हमारे पास एक काउंटर बैलेंस वाली भी हमारे पास एक फील्ड लगी हुई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है. टेक्निकली दोनों फील्ड्स जो होंगी उनकी फोर्सेस बराबर होनी चाहिए. तो मैंने एक काम किया कि मेरे पास जो है फोर्स मैग्नेटिक को मैं नाम दे रहा हूं BQV, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसकी BQV के बराबर है. इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है. इज दैट क्लियर? अगर ये हमारे पास सेटअप हो गया तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं? Fe मस्ट बी इक्वल टू F मैग्नेटिक. कर सकते हैं.
अगर मुझे सीधी लाइन में पास करानी है तो मैं यही चाहूंगा ना कि भाई मेरे पास जो नीचे वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर वाली फील्ड के बराबर होनी चाहिए, ताकि मेरे पास सीधी लाइन में पास हो सके। अगर मेरे पास सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मेरे पास ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो नीचे की तरफ घूम जाएगा, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सही है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, लेकिन उस पर हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे कि कौन सी चीज किस तरफ घूमेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? डिपेंडिंग ऑन द चार्ज इटसेल्फ, कि वो किस तरफ घूमेगा, ऊपर घूमेगा या नीचे घूमेगा। सही है, यहां तक पहुंच गए। तो फिर मैंने इन दोनों को जब बराबर किया तो इसमें से एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास Q और Q कैंसिल आउट हो गया, यानी चार्ज आपके पास चला गया। जब चार्ज चला गया तो आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू E ओवर B बचा है। यानी मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे पता होनी चाहिए, और मुझे आपके पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट गिव्स यू द स्पीड। इज दैट क्लियर? समझ गए? इज दिस क्लियर? और इसमें आप एक चीज भी देख लो कि वैलिड फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, लेकिन नो मेंशन ऑफ मास और चार्ज। इज दैट क्लियर? यानी मास इज इररिलेवेंट, द चार्ज इज इररिलेवेंट फॉर दिस। हमें सिर्फ वेलोसिटी देखनी है उसकी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? क्वेश्चन पे चले? ओके। अब मुझे बोलता है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले। इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, a narrow beam of particle is incident on crossed electric and magnetic fields. Okay, ये हमारे पास हो गया। क्रॉस्ड का मतलब ये है कि एक का जो होगा, मतलब जो फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ और एक की नीचे की तरफ लग रही होगी, या 90 डिग्रीज पे दोनों होंगे। द अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल स्ट्रेट थ्रू द फील्ड्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। बहुत ही आसान है भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला इधर क्रिएट किया था, V इज इक्वल टू E ओवर B। डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि मास इज इररिलेवेंट। सही है? तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास, 8.6 इंटू 10⁻³ और मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आ रही है 0.48 टेस्लास। निकाल लो कितना आ रहा है वेलोसिटी। $17,900 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इससे डेविएट करता है, मतलब अगर मेरे अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड डेविएट करती है तो वो इसमें फिल्टर आउट हो जाएगी, वो उसमें से पास नहीं हो सकेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? और भी ले आता हूं कि भाई मिस्टर काशान ने सवाल पूछा कि सर ये सिर्फ सब पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। यस, because we notice that in the formula there is no mention of mass, there is no mention of charge. So apparently it means this is workable, this solution is workable for any moving charge. Depending कि अगर आपके पास बीटा पार्टिकल्स भी है तो अगर उसकी स्पीड 17,900 मीटर पर सेकेंड है वो इसमें से पास हो सकता है। नहीं अगर है स्पीड तो वो जाहिर सी बात है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर है? ये वाला जो टेबल है ये बड़े काम का टेबल है। इसमें सारी एक वो समरी लिखी हुई है, जो हमारे पास जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, जो भी है, आप इसके बारे में सब इस एक छोटे से टेबल में से आप सब एक तरह से रिवाइज कर सकते हो एवरीथिंग दैट यू हैव डन। एंड आई वुड वांट यू टू कॉपी दिस, ताकि कॉपी करोगे तो याद भी हो जाएगा आपको। इस डायग्राम में मेरे पास एक सेमी कंडक्टिंग स्लाइस है जो मैंने अभी बात की थी। मेरे पास इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन से जा रहा है,
इनिशियली ये जो जितने भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले पहले मेरे पास सारे के सारे सीधे जा रहे थे, यानी इसका कहने का मतलब है कि दे वर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये सारे इस तरफ जा रहे थे। अग्रीड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड आई। जब मेरे पास ये आप देख सकते हो, ये वाली लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली, ये जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड आई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि मेरे पास जितने भी ये जो चार्जेस हैं, ये सारे के सारे इस तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। कैन यू सी दैट? ये बात समझ में आई? यानी ये सारे के सारे रियर प्लेट पे चले गए। ये रियर लिखा हुआ है मैंने इधर। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इवेंचुअली ये सारे उस तरफ जमा होना शुरू हो गए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रियर एंड वाली जो प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगी, और ये वाली प्लेट जो होगी, ये वाली मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगी। यानी अगर मैंने एक काम किया कि एक टर्मिनल इधर से कनेक्ट किया और उठाकर एक वोल्ट मीटर और एक टर्मिनल मैंने इस साइड पे कनेक्ट किया, तो इस पे वोल्टेज रीडिंग आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग कहते हैं हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज भी कहते हैं इसको। प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर? अब जरा सुनो, अब हमने यहां तक तो बात कर ली, मैंने आपको पूरा का पूरा उस पर भी समझाया, पावर बैंक के ऊपर भी समझाया। अब मैंने आपके लिए इधर लिख दिया वर्क्स बेस्ट विथ सेमीकंडक्टर्स। अब मैं इन पॉइंट्स को प्रूफ रीड भी कर लेता हूं। नंबर 1, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, चार्ज कैरियर्स आर पुश टू द रियर एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। वाकई में रियर एंड की तरफ पुश हुए। EMF is produced between the front and the rear end of the piece. EMF is called, this generated EMF is called the Hall voltage. Is that clear? ये बात समझ में आ गई? और फिर मैंने आपको डिटेल में ये बात भी बताई थी कि इवेंचुअली होगा क्या कि हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बनती जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन, और ये किसके बराबर हो जाएगी? इवेंचुअली जाकर ये मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। यानी फिर हमारे पास जो ये जो पाथ इनका हो जाएगा, वापस से सीधा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? अब हम लोग एक काम करने जाएंगे कि हम इसकी पूरी एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। पहले आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस, ये वाला आप कॉपी कर लो, ताकि अगर हॉल इफेक्ट का सवाल आ जाए तो सिंपल सा उसमें यही लिख देना। डायग्राम आपको फिर भी बनानी पड़ेगी। अब आई वॉन्ट यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इसमें मैंने इसकी डिमेंशंस मार्क की हुई हैं, ज़रा इधर देख लो। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके पास वर्ड आता है थिकनेस, तो थिकनेस हमेशा जो होगी ये वाली थिकनेस होगी। यानी जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द थिकनेस जिसमें से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। कितने पीस में से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग थिकनेस कहते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? पहले तो ये बात क्लियर कर लो। यानी मेरे को अगर वही पावर बैंक दिखाओ अपना, वापस दो पावर बैंक दिखाओ। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास होते हुए जा रही है तो दिस इज द थिकनेस। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यू पास होते हुए जा रही है तो दिस इज द थिकनेस। इज दैट क्लियर? और अगर यू पास होते हुए जा रही है तो ये पूरी की पूरी थिकनेस बन जाएगी। ठीक है? इज दैट क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने डिस्कस कर ली है। अब जरा सुनो, मैं एक काम करना चाह रहा हूं कि मैं इसको पूरे को अभी हम लोग जो है पूरा स्टडी करेंगे और इसमें से डिराइव करेंगे। ठीक है? मेरा जो मेन जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं हॉल वोल्टेज को डिराइव करूंगा, वो इसके बराबर आएगा मेरे पास। वो हमारे पास जो बनना चाहिए वो इसके बराबर बनेगा। इधर देख लो, BI ओवर NTQ के बराबर बनना चाहिए। ये हम लोग इस डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। सही है? दिस इज अवर मेन टारगेट। अब जरा इधर देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन चार्ज कैरियर की एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं इधर, और मुझे पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BQV होता है या नहीं होता है? होता है। फिर उसके बाद हमारे पास पता है कि F इलेक्ट्रिकल भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो भी बन रही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही होगी। तो वो हमें पता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर कर रहे थे तो वो VQ ओवर D के बराबर नहीं थी। V, इसमें जो V आ रहा है वो हमारे पास वोल्टेज था। इज दैट क्लियर? याद है ना, ये हमने किया था
कि हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है ना, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट्स बन रही हैं, तो वी क्यू ओवर डी नहीं था। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद आपने एक काम करना था कि इन दोनों को जरा सुन लो, मैं एक काम कर रहा हूं कि इन दोनों को इस तरह भी कर सकते हैं। जरा इधर देखो कि इस वाले जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं हॉल वोल्टेज कह सकता हूं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? और Q तो मेरे पास चार्ज हो गया, और ये जो D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मेरे पास ये हो जाएगा या नहीं होगा? इज दैट क्लियर? मैं दोबारा भी डिराइव करके पूरा दिखाऊंगा ये चीज। यहां तक पहुंच गए? अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए तो फाइनली मैंने इस D की जगह पर मैंने W सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां तक पहुंच गए? फिर उसके बाद एक और चीज रियलाइज करो कि हमारे पास AS लेवल से आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला बनाया था, याद है? बनाया था I इज इक्वल टू NAVQ या I इज इक्वल टू NAVE, ऐसा ही था। फिर मैंने एक काम किया कि इसके अंदर जो है, जो आपके पास वेलोसिटी थी, यानी मेरा कहने का मतलब है जो ये था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया और इसको मैंने लिख दिया I ओवर NAQ। यहां तक भी पहुंच गए? मैं पूरा फिर से करके दिखाऊंगा, अभी पहले समझ लो कि मेन चीज हुई क्या इसके अंदर। यहां तक पहुंच गए? फिर मैंने एक काम किया, इसको उठाकर इसके बराबर किया है मैंने। कर सकते हैं ना हम लोग कि भाई एक हमारे पास F इलेक्ट्रिकल है और F मैग्नेटिक को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली सीधी लाइन में जा रहे थे। जब मैंने ये किया तो मैं यहां तक पहुंच गया। सही है। फिर फाइनली मैंने एक और काम किया कि यहां पे मेरे पास जो वेलोसिटी बचा है, इसकी जगह पर मैंने ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट कर दी। जब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन की तो मेरे पास यहां पर आ गया I ओवर NAQ। यहां तक भी पहुंच गए? फिर फाइनली मैंने जो है इसको आगे पीछे मूव करके, जरा इधर देखना, फिर मैंने क्या किया है कि फिर जो है इस W को उठाकर मैंने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। कैन यू डू दैट? ये बात भी आपको समझ में आ गई? और फिर उसके बाद जब मैंने इसको काट दिया तो इवेंचुअली मेरे पास ये बना BI ओवर NTQ। एक दफ़ा मैं फिर से शुरू से समझा रहा हूँ, मैं इसको अलग से ही पूरा डिराइव करके आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ है, ये डेरिवेशन हो सकता है आ भी जाए, तो हमारे पास है F मैग्नेटिक इज इक्वल टू BQ, भी लिख सकते हैं इसको। सही है। और F इलेक्ट्रिक को मैं इधर लिख सकता हूँ कि वो हो जाएगा EQ ओवर D। ऐसे ही होता है ना, VQ ओवर D, VQ ओवर D लिख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम D किसके बराबर था? W के बराबर था। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि FM इज इक्वल टू BQV, FE इज इक्वल टू कैपिटल V Q ओवर W लिख सकते हैं। यहां तक पहुंच गए? फिर उसके बाद जरा सुनो, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, इक्वेट कर सकते हैं, करते हैं इनको इक्वेट। जब मैंने इनको इक्वेट किया तो ये हो जाएगा BQV इज इक्वल टू VQ ओवर W। यहां तक भी पहुंच गए? फिर उसके बाद मैंने एक और चीज रियलाइज की कि इस V को भी तो मैं फर्दर एक्सपेंड कर सकता हूं। इस V को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप रियलाइज करो कि भाई I इज इक्वल टू NAVQ था, तो इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू I ओवर NAQ तक जा सकते हैं। इसको मैंने उठाया और इसकी जगह पे डाल दिया। इज दैट क्लियर? जब मैंने इसकी जगह पे डाला तो मेरे पास ये हो जाएगा BQ I ओवर NAQ इज इक्वल टू VQ ओवर W। यहां तक पहुंच गए? फिर इसमें से मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये QQ तो कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया। यानी अब मेरे पास यहां पे आके बचा है कि BI ओवर NAQ, ये वाला Q नीचे की तरफ आ गया, तो दिस इज इक्वल टू V, और इस W को मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां तक पहुंच गए? फिर एक और चीज रियलाइज करो कि इस एरिया को भी तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूं। अब एरिया जो होगा मेरे पास, इधर चले जाओ, जिसमें से ये करंट पास हो रहा है, तो एरिया की जो मेरे पास डिमेंशंस आ रही हैं, एक ये वाली डिमेंशन है और एक मेरे पास ये थिकनेस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं W इंटू टी। W इंटू टी कर सकते हैं। इस वाले फेस का एरिया निकाल लो मैं। सही है। अगर मैंने ये एरिया निकाला तो मेरे पास इसके अंदर
एरिया की जगह पर मैं इधर लिख सकता हूं, इधर देखो BIW ओवर N, इसको मैं लिख सकता हूं W इंटू T, और फिर बाहर Q लिख सकते हैं, इसमें ऐसे कर सकते हैं। जब मैंने ये किया तो WW कैंसिल आउट हो गया। अब जब WW कैंसिल आउट हो गया तो V इज इक्वल टू ये होल वोल्टेज इज इक्वल टू BI ओवर NTQ, वेयर T इज द थिकनेस। अब मैं इसके अंदर चीजें भी लेबल आउट कर रहा हूं, इधर देख लो। N इज द चार्ज डेंसिटी जो आपने AS लेवल में किया था, T is the thickness of slice, Q is the charge of the charge carrier, और आपको B और I का मतलब तो वैसे ही पता है। I क्या होगा? करंट, और B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, एक चीज है, अगर ये n बड़ा होता है तो हॉल इफेक्ट क्या होता है? अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो हॉल इफेक्ट क्या होगा? छोटा होगा। इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में इस n की वैल्यू कम होती है। अगर आपने मेटल्स यूज किए तो उसमें तो हमारे पास चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर हॉल इफेक्ट हमारे पास कम बनता है। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आप एक दफा कॉपी कर लो, एंड वी आर डन विद द क्लास टुडे।